बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हम आज लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अभी तक हम 3 लेक्चर्स जो है वो आई होप कि आपने सुन लिए होंगे, और उसमें हमारी जो बात चली है अब तक, जो हम बेसिक चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको अगर हम दोबारा से सम अप करें और आज के लेक्चर को दोबारा उसके साथ कनेक्ट करें, तो सबसे पहली बात हमने की जनाब कि व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग। तो हमने कहा जी अकाउंटिंग जो है ये रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग है और प्रेजेंटेशन है किसकी? फाइनेंशियल डाटा की। और हमने कहा जनाब कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, समराइजिंग कैसे करनी है और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल डाटा क्या है, व्हाट इज़ दिस फाइनेंशियल डाटा। जब हम इस फाइनेंशियल डाटा को समझ लेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और प्रेजेंटेशन भी कर ही लेंगे, क्योंकि इसी को हमने रिकॉर्ड भी करना है, समराइज भी करना है और प्रेजेंट भी करना है। सो वी आर ऑन अ जर्नी कि ये फाइनेंशियल डाटा क्या है। तो हमने कहा यार ये फाइनेंशियल डाटा जो है ना, ये बेसिकली वो रोज़मर्रा का लेन देन है जो एक बिजनेस करता है अपने कस्टमर्स के साथ और सप्लायर्स के साथ और हर उसके साथ जिसके साथ वो बिजनेस कर रहा है। तो हमने कहा जनाब ये लेन देन मीन्स, तो हमने कहा ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है। तो जेहन में सवाल आया बिजनेस, तो हमने कहा बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसमें लोग चीज़ें बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं। और बिजनेस के बारे में हमने कहा ये 3 तरह से हो सकता है। ये एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, ये पार्टनरशिप हो सकती है और ये लिमिटेड कंपनी सेटअप में जा सकता है। तो जेहन में सवाल आया ये तीनों में फ़र्क क्या है। तो हमने कहा इस फ़र्क को अभी हम छोड़ते हैं, हमें बस अभी ये याद रखना है। इस सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा आगे जाके, हमने अभी इसी सवाल के जवाब में नहीं जाना, चूँकि हम जो बेसिक काम करना चाह रहे हैं वो फाइनेंशियल डाटा की रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और प्रेजेंटेशन। लेकिन हमने कहा इतना फ़र्क ज़रूर हमने कहा कि सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला आदमी बिजनेस को कैरी कर रहा है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग हैं और लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, एक फॉर्मल लीगल पर्सनैलिटी है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जनाब हमने कहा जी कि मैं और आप एज एन अकाउंटेंट किसके अकाउंटेंट हैं? हमने कहा जी हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा की बात कर रहे हैं। बिजनेस के जो ओनर्स हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे। हम एज एन अकाउंटेंट बिजनेस को और उसके ओनर को क्या करते हैं, एक दूसरे से अलहदा देखते हैं। ये बात हमने ज़हन में बिठा ली। फिर हमने कहा जी ये फाइनेंशियल डाटा मीन्स व्हाट। तो हमने कहा जी फाइनेंशियल डाटा मीन्स द ट्रांजैक्शन। और इसको फाइनेंशियल डाटा इसलिए कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, चीज़ों का लेन देन हो रहा है, सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, सम हाउ देयर इज अ कैश इन्वॉल्व। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर हमने कहा जी ये ट्रांजैक्शन जो है ये 2 तरह की होती है। अब हम आगे निकले और हमने कहा ये एक या तो कैश ट्रांजैक्शन है या ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस जो करता है। तो हमने कहा जी कैश ट्रांजैक्शन से बरात बिजनेस ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जिसमें पेमेंट ऑफ द कैश और द रिसीट ऑफ द कैश उसी वक्त हो जाती है जब चीज़ें और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में चीज़ें और सर्विसेज का एक्सचेंज तो होता है, लेकिन पेमेंट ऑफ कैश जो है उसकी जगह प्रॉमिस दे दिया जाता है कि कैश पे किया जाएगा सम टाइम्स इन फ्यूचर। तो हमने कहा जी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हमने कहा अच्छा ये ट्रांजैक्शन जो हो रही है, ये लेन देन जो चल रहा है, ये सारी स्टोरी जो चल रही है, वहाँ से हमने एक पॉइंट पकड़ा कि यार ये सारी स्टोरी जो घूमती है ये किसके गिर्द घूमती है। तो हमने कहा यार ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके गिर्द घूमती। ठीक, तो हमने कहा जी इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है। तो हमने कहा जी इसकी लिस्ट हमने बनाई। हमने कहा जी इसकी लिस्ट में अगर आप देखें तो इसमें कैश, बिजनेस के पास जो कैश है वो है। फिर हमने कहा जी अगर बिजनेस के पैसे बैंक में पड़े हैं तो वो है। बिजनेस के पास अगर कोई लैंड है तो वो है। बिजनेस के पास अगर कोई बिल्डिंग है तो वो है। बिजनेस के पास कोई फर्नीचर है तो वो है। बिजनेस के पास कंप्यूटर्स हैं, वो भी रिसोर्सेज में। ठीक हो गया। बिजनेस के पास गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं। ठीक हो गया। लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं। तो हमने कहा ये सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज।
ठीक हो गया। तो हमने कहा यार ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी बिजनेस के पास होते हैं, जितने भी उनके जो भी नाम हम रख लें, वट एवर द नेम, लेकिन है ये सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास, इन तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हमने एक नाम दिया। हमने कहा जी ये एसेट्स, दीज आर एसेट्स। और हमने कहा जी एसेट्स किसको कहते हैं, तो हमने कहा जी टू रिमेंबर कि एसेट्स हम कहते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे बिजनेस का कंट्रोल हो। कंट्रोल से मुराद हमने ये लिया कि रिसोर्सेज से चूंकि आप देखें तो इन सब से हमें क्या मिलेंगे, यानी कि बिजनेस को क्या मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। तो वो तमाम रिसोर्सेज जिन पे बिजनेस का कंट्रोल हो, तो उन रिसोर्सेज में जितने भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो किसको मिलेंगे, वो बिजनेस को ही मिलेंगे। तो अगर सिचुएशन ये है कि वो बिजनेस को ही मिलेंगे, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बेनिफिट्स बिजनेस को ही मिलेंगे, तो अकाउंटेंट यानी कि मैं और आप ऐसे तमाम रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, एक फैमिली में डाल देते हैं, एक ख़ानदान हमने बना दिया, उसका नाम हमने रख दिया, ये एसेट्स हैं, ये बिजनेस के एसेट्स हैं, ये वो तमाम रिसोर्सेज हैं जिन पे बिजनेस का कंट्रोल। फिर हमने यहाँ से एक और बात निकाली कल, जहाँ पे हमारी बात ख़त्म ऑलमोस्ट हुई। तो हमने कहा जनाब ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं अगर ये कंट्रोल्ड हैं तो ये एसेट्स हैं। फिर हमने एक और ख़ानदान निकाला और वो था एक्सपेंस। एक्सपेंस ये क्या है, तो हमने कहा जी ये दूसरा ख़ानदान है और इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये कंज्यूम्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कंज्यूम्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक, जो कि कंज्यूम हो जाए। मतलब अगर आपके पास कैश है तो हमने कहा जी अगर आपके बिजनेस ने शॉप रेंट पे ले रखी है, आप पूरा महीना बिजनेस किया उस शॉप के अंदर, तो महीने बाद आपने रेंट दिया, वो 20,000 आपने अगर रेंट दिया है तो वो 20,000 कैश जो है वो आपका कंज्यूम हो गया है। उसका बेनिफिट क्या था कि आपने उस शॉप में बिजनेस किया, आप वहाँ पर काम करते रहे। सो हम ये कहेंगे कि भाईजान 20,000 कंज्यूम हो गया और उसको हम नाम क्या देंगे, उस 20,000 को हमने नाम दिया जी यार ये रेंट है। एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देने में पैसे कंज्यूम हो गए, सैलरीज हैं। बिजली का बिल दिया, पैसे कंज्यूम हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट में कंज्यूम हो गया, एक्सपेंस है, ठीक। मोबाइल लोड करवाया, कॉल्स की, उसमें हो गया, टेलीफोन चार्जेस में पैसे कंज्यूम हो गए। सो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जब भी आपका इकोनॉमिक रिसोर्स कंज्यूम होगा तो उस इवेंट को, उसको हम क्या कहेंगे जी, एक्सपेंस हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी। मैं और आप अगर अकाउंटेंट ना हो और हम नॉर्मल ज़िंदगी में देखें तो आम इंसान एक्सपेंस उस वक्त कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि अगर उसने मोबाइल ख़रीद लिया तो यार बहुत खर्चा हो गया, आज एक्सपेंस हो गया। लेकिन अकाउंटेंट कहते हैं नहीं, ये एक्सपेंस नहीं हुआ, ये तो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स ही है। आपके पास पहले कैश था, अब उसकी मोबाइल शक्ल में चला गया, ठीक। तो ये एक्सपेंस नहीं हुआ। एक्सपेंस कब होता है, जब इकोनॉमिक रिसोर्स कंज्यूम हो जाता है। अब आप ये याद रखें कि कंज्यूम होने का मतलब ये होता है कि रिसोर्स जब कंज्यूम हो तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट देता है, वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट, जैसे एम्प्लॉइज को आप सैलरी देगा बिजनेस, तो ज़ाहिर है वो आपको कोई बेनिफिट दे रहा है, इज गिविंग यू द बेनिफिट, वो आपको अर्न करके भी दे रहा है। इसी तरह आप जब दुकान का रेंट दे रहे हैं तो ज़ाहिर है कैश आपका कंज्यूम हो रहा है, रिसोर्स एक्सपेंस रेंट की सूरत में, लेकिन उस दुकान से आप सेल्स भी जनरेट कर रहे हैं तो बेनिफिट भी आ रहा है। सो एक्सपेंस को हमने कहा जी ये क्या है, ये कंज्यूम्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक हो गया। तो हमने कहा अच्छा ये तो बिजनेस के हो गए इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक हो गया जनाब, ये आगे कंट्रोल हो गए, एसेट्स हैं, इनको इस्तेमाल किया तो ये एक्सपेंस बन गए। ये दो बातें तो ठीक है जी, समझ आ गई। अब ये ज़हन में सवाल आ रहा है कि ये जो बिजनेस के पास इकोनॉमिक रिसोर्स हैं ये आए कहाँ से, बिजनेस के पास कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर द बिजनेस गेट दीज इकोनॉमिक रिसोर्स, हैं जी,
कहाँ से आए? ये इकोनॉमिक रिसोर्स आए कहाँ से भाईजान? फ्रॉम वेयर दीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम्स इन? मनोज हलवा तो नहीं उतरा है जी, ऐसा तो कोई बात नहीं। कहाँ से आए? बिजनेस के पास कैश कहाँ से आया? बिजनेस के बैंक में पैसे कहाँ से आए? लैंड कहाँ से खरीद ली? ठीक, तो बड़ा लॉजिकल सा सवाल ज़हन में आता है कि अगर आप किसी के पास कोई पैसे देखें तो मैं और आप उससे कहते हो कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर यू गेट दिस मनी? आईफोन खरीद लिया नया न्यू ब्रांड, तो आपका देखने के बाद आप खुश होंगे अपने दोस्त के पास, लेकिन यू विल आस्क नेचुरल क्वेश्चन, वही पैसे कहाँ से आए? अब आप ये सवाल कर रहे होते हैं, जहाँ हम ये सवाल पूछते हैं, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप घर में नई गाड़ी लेके जाएं तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे भाई ठीक है गाड़ी तो बड़ी अच्छी है लेकिन पैसे कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर यू गेट द मनी? ये रिसोर्स जो तुम्हारे पास आया है, इकोनॉमिक रिसोर्स, ये आया कहाँ से है? तो मैं और आप एज एन अकाउंटेंट बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्स कितने हैं उनका हिसाब रख लिया, वो जब कंज्यूम हो रहे हैं उसको एक्सपेंस फैमिली बना दी। अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये आते कहाँ से हैं? अकाउंटेंट साहब ये सोच रहे हैं कि ये आते कहाँ से हैं? तो हम ये सोच रहे हैं कि इन इकोनॉमिक रिसोर्स का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर इट कम्स, इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आए बिजनेस के पास? ठीक, तो अकाउंटेंट साहब, हम लोग सब सीख रहे हैं तो अकाउंटेंट साहब को ये पता चलता है कि एक बिजनेस के अंदर ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं इनके सोर्स 3 होते हैं। देयर आर 3 सोर्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक, सबसे पहला सोर्स जो होता है वो बिजनेस का मालिक होता है, जो बिजनेस का ओनर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेस के पास जो पैसे आते हैं वो ट्रेस हो सकते हैं, ये कहाँ से आए? तो सबसे पहला जवाब आपको ये मिल सकता है कि ये बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए। ठीक, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो ओनर ने कहा बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे हम बात कर रहे थे, तो कहा जी पैसे, तो ओनर देगा पैसे बिजनेस, तो अकाउंटेंट लिख लेगा अपने पास कि जी ये फलां पैसे जो थे ये ओनर ने दिए थे। तो उसका नाम हम अकाउंटिंग में, उन पैसों का नाम हम अकाउंटिंग में रखते हैं कि यार ये कैपिटल, दिस इज कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? तो हम कहते हैं कैपिटल इज अमाउंट गिवन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक, अमाउंट गिवन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस या रिसोर्सेज गिवन बाय the owner of the business। ठीक, जैसे मैं ये कहूं कि अकाउंटेंट साहब ने कहा जी बिजनेस के पास जी कैश है जी हमारे पास 20,000, तो आपने कहा जी अच्छा बिजनेस के पास 20,000 कैश है, तो आपने इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट्स के नीचे लिख दिया कि जी बिजनेस के पास एसेट्स हैं 20,000 रुपये। ठीक हो गया। अब अकाउंटेंट साहब सोचा आए कहाँ से, इसका सोर्स का भी तो हिसाब रखना है। रिसोर्स तो लिख लिया मैंने कि हमारे पास 20,000 कैश है, तो ये भी तो हिसाब रखना है ना कि आए कहाँ से थे ये 20,000। कहते ये मालिक ने दिए थे, तो कहते अच्छा मालिक ने 20,000 रुपये दिए। अब आप देखें आपके पास इकोनॉमिक आपने हिसाब के रखा जी हमारे पास 20,000 रुपये है, और इधर आपने लिख लिया कि ये आया कहाँ से था, ये ओनर ने दिया था। दिस इज गिवन बाय द ओनर। सो कैपिटल, ये तीसरा खानदान है हमारे पास जिसका हम हिसाब रखते हैं। हम हिसाब रखते हैं बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, हम हिसाब रखते हैं कितना खर्चा हो गया, एक्सपेंस कितना हो गया। अब हम ये भी हिसाब रख रहे हैं कि बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं वो आए कहाँ से, उनका भी हिसाब रखना है। फ्रॉम वेयर दीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर कमिंग इन टू द बिजनेस, कि बिजनेस के पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ये आ कहाँ से रहे। तो सोर्स का भी हमने हिसाब रखना है। तो हम लिखे कैपिटल, यार ये जो 20,000 आया था ना ये कैपिटल ओनर ने दिया था। अब इसका मतलब बिजनेस के पास 20,000 कैश है, तो अकाउंटेंट को पता है कि ये 20,000 कैश, हार्ड कैश
कहाँ से आया, ओनर ने दिया। पूरा पूरा हिसाब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये कैश कहाँ से आया था भैया, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आप नया मोबाइल ले, तो आपका दोस्त पूछ दो ये पैसे कहाँ से आए, तो आप कहेंगे जनाब मेरे फादर ने दिए, ठीक, या मुझे बोनस मिला सैलरी में, फलाना ठीक, जो भी है। सो देयर इज ऑलवेज अ सोर्स, हमेशा कोई ना कोई उसका सोर्स होगा। अगर कोई इकोनॉमिक रिसोर्स है तो उसका सोर्स भी है, एंड यू हैव टू अकाउंट फॉर द सोर्स एज वेल। अकाउंटिंग के अंदर हम अगर इकोनॉमिक रिसोर्स अपने पास लिखते हैं तो हमें उसका सोर्स भी लिख के रखना है अपने पास कि ये आए कहां से। बस ये रूल आपने याद रखना कि अगर आप ये लिखते हैं कि जनाब आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स है, जैसे मैं कहूँ जी हमारे पास फर्नीचर है 5,000 का, तो ज़ाहिर है ये फर्नीचर आपने कैश से खरीदा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास कैश था 20,000, मैंने 5,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो अब आपके पास कैश कितना रह जाएगा, तो हम कहेंगे 15,000, फर्नीचर कितने का 5,000, तो टोटल इकोनॉमिक रिसोर्स कितने के हुए 20,000 के। तो आप कहेंगे यार ये 5,000 का फर्नीचर तुमने लिया, 15,000 कैश है, आया कहां से है तुम्हारे पास ये इकोनॉमिक रिसोर्स, सोर्स क्या है इसका, हमें ओनर ने दिए पैसे। कैपिटल, कैपिटल का वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि भाई वो जो हमारे पास हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज में 20,000 लिखा हुआ है ना, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो ओनर ने दिए थे कि 20,000 के रिसोर्सेज ओनर ने दिए। तो उस इकोनॉमिक रिसोर्स का सोर्स क्या है, नंबर 1 इट इज कैपिटल। ओके, याद रहेगी बात, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं इज देयर एनी अदर सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स, तो हम कहते हैं यस देयर इज अनदर रिसोर्स। वो क्या है, व्हाट इज दैट, ठीक, तो हम कहते हैं देयर इज अनदर नेम दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी, ठीक हो गई ना। देयर इज अ सेकंड सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स इन अ बिजनेस इज अ लायबिलिटी। ये क्या है, तो हम कहते हैं ये देखें, अगर आप कैपिटल देखें तो हमने कहा जी कैपिटल किस चीज को इंडिकेट करता है, तो हम कहते हैं जी हमारे पास 20,000 के इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, फॉर एग्जांपल 15,000 का कैश है, 5,000 का फर्नीचर है, तो हम कहते हैं आया कहां से, तो हम कहते हैं जी कैपिटल, ओनर ने दिया था। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हमारे पास कैश है 25,000 रुपये का, ठीक, और फर्नीचर है 5,000 रुपये का, तो हमारे पास कैपिटल टोटल इकोनॉमिक रिसोर्स है 30,000, ठीक। हम कहते हैं अच्छा तो ये 30,000 कहाँ से आया, तो कहते यार 30,000 में से 20,000 तो ओनर ने दिया था, भाई 10 कहाँ से आया, 10 का क्या सोर्स है भाई, 10 का सोर्स है वो हमने बैंक से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया है और वो हमने 6 माह बाद, साल बाद बैंक को वापस करना है, ठीक हो गया। कहते अच्छा ओके 10,000 बैंक से लोन लिया है, तो वो चूंकि वापस करना है बिजनेस ने बैंक को, ये जो पैसे बिजनेस को ओनर ने दिए होते हैं ये बिजनेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको वापस करें। अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर ले लेगा, नहीं होगा तो ओनर शायद और पैसे भी दे बिजनेस को। तो बिजनेस पे ऐसा कोई वो कह लें आप कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई उसके ऊपर फर्ज नहीं है कि वो पैसे वापस करेगा जो ओनर ने उसको दिए। लेकिन अगर आपने ओनर के अलावा किसी से पैसे पकड़े हैं बिजनेस ने, ठीक, तो वो तो वापस कर रहे हैं। तो ऐसे पैसे, ऐसे रिसोर्सेज जो आपने किसी से लिए हैं इस प्रॉमिस पे कि हम आपको वापस कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपने कमिटमेंट की है, सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन कि आप वो रिसोर्सेज उसको वापस करेंगे सम टाइम्स इन फ्यूचर। तो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, लायबिलिटी, ठीक। तो लायबिलिटी क्या है जनाब, तो हम कहते हैं लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ठीक, व्हाट बिजनेस ओ, तो हम कहते हैं सबसे पहले हर वो चीज जो बिजनेस ओ करता है, यानी कि जो किसी को वापस करनी है उसने, वो उसकी लायबिलिटी है। एनीथिंग विच बिजनेस ओ, जैसे अगर आप ये कहें कि आप बिजली यूज कर रहे हैं, आपको बिल आ गया 10,000 रुपये, तो इसका मतलब क्या है कि आप वापडा को 10,000 ओ करते हैं, आपने वापडा को 10,000 देने हैं क्योंकि आपने बिजली कंज्यूम की है।
तो वो 10,000 आपके लिए क्या है, अगर आप इसको इस सेंस में देखोगे ये लाइबिलिटी है। बिजनेस ने बैंक से 10,000 रुपये लिए, 20,000 रुपये लोन लिया, तो वो अब उसने उसको वापस करना है, तो इट्स योर लाइबिलिटी। अकाउंटिंग की जुबान में हम कहेंगे कि वो तमाम इकोनॉमिक रिसोर्स जो आपने किसी के इस्तेमाल कर लिए और अब आपने उसको वापस करने हैं, तो वो जो वापस करने हैं आपने इकोनॉमिक रिसोर्स, वो क्या है, दीज आर योर लाइबिलिटी। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अब आप अकाउंटेंट साहब ने कैश गिना 25,000, फर्नीचर 5,000 का, तो उसने कहा 30,000 के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। अब अकाउंटेंट साहब के जेहन में सवाल आया कि यार 30,000 के इकोनॉमिक रिसोर्स ये आए कहाँ से, तो हम सोर्स पे आ गए। तो हमने देखा कि सोर्स में एक तो कैपिटल, तो हमने कहा जी ये 20,000 तो ओनर ने दिए थे, तो अब 10,000 कहाँ से आए, तो हमने कहा जी ये 10,000 वो हैं कैश में जो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया था और अभी ये बिजनेस ने इसको वापस भी करना है। तो हमने कहा अच्छा उस 30,000 में 20,000 ओनर ने दिए और 10,000 बैंक लोन है, जो कि किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो हमने कहा जी वो ताल्लुक रखता है लाइबिलिटीज, लोन फ्रॉम अ बैंक, कर्जा ले रखा है आपने 10,000, इसलिए आपके पास वहां पे 30,000 है और 10,000 आपने बैंक कर देना। सो एनीथिंग ओ बाय द बिजनेस इज ए लाइबिलिटी। या हम कहते हैं लाइबिलिटी क्या है, तो हम कहते हैं लाइबिलिटी आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन इज द लाइबिलिटी। तो हम कहते हैं बिजनेस के ऑब्लिगेशंस में, ये बिजनेस के फ्राइज में उन्होंने वापस करना, कमिटमेंट की हुई कि हम आपको वापस करेंगे, तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है। आपने फॉर एग्जांपल आप किसी से उधार चीज़ें खरीदते हैं, तो आपसे कहते हैं पैसे मैं हफ्ते बाद आपको दे दूंगा, तो आप उससे आप चीज़ें लेके फॉर एग्जांपल आपने खाना शाना खाया, 500 का बिल बन गया, तो खाना शाना खा लिया आपने, रिसोर्सेज आपने उसके कंज्यूम कर लिए, अब आपने उसको पैसे देने, आप कहते हैं यार मैं हफ्ते बाद दे दूंगा। तो खाना खाने के बाद अब आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने वो 500 रुपया उसको देना है। ठीक, तो वो आप उसको, अकाउंटेंट साहब जब बिजनेस में ये सिचुएशन देखते हैं कि बिजनेस किसी से इकोनॉमिक रिसोर्स ले लेता है, यूज़ कर लेता है, ठीक, और अब वो वापस भी करने हैं बाद में आपने, तो अब आप उसको क्या कहेंगे, बिजनेस की लाइबिलिटी। सो द सेकेंड सोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स इन अ बिजनेस इज अ लाइबिलिटी। याद रखना आप, रिमेंबर दीज थिंग, सादा सा ताल्लुक याद रखें। अगर आप कहते हैं जी हमारे बिजनेस के पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तो आपने काउंट कर लिए, गिन लिए, लिख लिए, बड़ी अच्छी बात, एक साइड का हिसाब रख लिया आपने। अब आपके जेहन में आता है कि भाई ठीक है हमने हिसाब रख लिया, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो भाई ये आए कहां से थे, इसका भी हिसाब रखना कि इतने तो कैपिटल से आए थे, ये तो मालिक ने दिए थे, ये हमने मालिक के अलावा बैंक से, कोई और मिस्टर XYZ से उधार पकड़ा, चूंकि रिसोर्सेज चाहिए थे, काम करना था, पैसे नहीं थे, तो किसी से पकड़ लिए, वो इस्तेमाल कर लिए बिजनेस में, लेकिन हमने वो वापस करना। अब आप जब कहते हैं हमने वो वापस करने हैं, ठीक, रिसोर्सेज तो आपने ले लिए, तो जब वापस करने हैं तो उसको आप किस हिसाब में लिखेंगे बिजनेस के, कि भाई ये बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं, ये हमने वापस करने हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स का सोर्स या तो कैपिटल है या लाइबिलिटी है। व्हाट इज अ लाइबिलिटी? सो लाइबिलिटी इज एनीथिंग ओ बाय द बिजनेस इज अ लाइबिलिटी, सबसे आसान डेफिनेशन। सेकंड, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक, ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन, कि माजी में आपने कुछ किसी से लेकर यूज किया, जैसे आपने खाना खाया या बैंक से लोन लिया, अब वो चूंकि आप कर चुके हैं माजी में, उसकी वजह से अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपने वो उसके अगेंस्ट पैसे देने हैं, वापस करने हैं, कैश पेमेंट करनी है, तो ये क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है। सो द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन इज ए लाइबिलिटी। तो दूसरा सोर्स हमारे पास क्या आ गया? सो वी हैव द सेकंड सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स इज द लाइबिलिटी। देन वी हैव द थर्ड सोर्स,
देन वी हैव द थर्ड सोर्स। ठीक हो गया जनाब, वो क्या है? तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनकम। इनकम इनकम आप देखें, आप यहां पर तीसरा सोर्स है हमारे पास इनकम। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमारे पास कैश है 27,000, वी हैव 27,000 ऑफ कैश। तो इसका मतलब है अब हमारे पास टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं 32,000 का। आपने काउंट कर लिया, आपने कहा जी 27,000 का कैश है, 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है, बिजनेस के पास टोटल 32,000 के इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। तो मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। आए कहाँ से आए ये इकोनॉमिक रिसोर्स? तो आपने कहा जी 20,000 ओनर ने दिया था, 10,000 का बैंक लोन है, बैंक से लोन लिया था 10,000। तो उस 32,000 में से 20,000 ओनर ने दिए थे, 10,000 का हमने बैंक से लोन लिया। तो हमने कहा ये तो 30,000 का हिसाब हो गया, बाकी 2,000 कहां से आए? मतलब बाकी 2,000 जो थे वो हमने एक 5,000 रुपये की चीज थी हमारे पास, हमने खरीदी फॉर एग्जाम्पल, और वो हमने 7,000 रुपये में बेच दी, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 कि हमने एक चीज 5,000 की खरीद के 7,000 की बेची, तो हमने ट्रांजैक्शन लेन देन किया, तो भाई वो 2,000 का उस पर प्रॉफिट आया था। तो वो जो 32,000 रुपये में 2,000 है ना, वो प्रॉफिट का है, वो हमारी इनकम का है। दैट इज इनकम। ठीक हो गया जनाब? तो इनकम क्या होती है? व्हाट इज एन इनकम? तो हम कहते हैं इनकम इज इंक्रीज इन नेट एसेट्स, increase in net assets of a business apart from owners contributions। ठीक हो गया? लीजिए, अब कहते यार ये क्या लिख दिया सर ने, इतना मुश्किल लाइन है। इंक्रीज इन नेट एसेट्स, सबसे पहले ठीक कि बिजनेस के नेट एसेट्स में इंक्रीज आए। इंक्रीज हमें पता है, इंक्रीज मींस बढ़ना। नेट एसेट्स में एसेट्स भी हमें पता है जी, एसेट्स भी हमें पता है क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स। अब ये नेट क्या है? व्हाट इज द नेट? तो हम कहते हैं जनाब, जैसे हमारे पास इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 32,000। दीज आर द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 32,000। डन? अब हम कहते हैं जनाब 32,000 के हैं, तो सोर्स क्या है? तो हमने कहा जी सोर्स इसमें इस 32,000 रुपये में से 10,000 जो है उसका सोर्स है बैंक लोन। 10,000 बैंक लोन से, तो बाकी कितना बच गया? हम कहते हैं बाकी बच गया 22,000। ये जो 22,000 है ना, ये नेट एसेट्स। जब टोटल एसेट्स में से आप टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो एसेट्स की फिगर आती है, इसको हम क्या कहते हैं? नेट एसेट्स। ठीक हो गया? नेट एसेट्स। अब हम कहते हैं अच्छा ये 22,000 है, तो इसमें, तो हम कहते हैं इसमें 20,000 तो ओनर ने दिया था, मतलब बाकी क्या है? बाकी 2,000 है। तो ये इंक्रीज इन एसेट किधर से आया? तो कहते हैं वो ये है, इंक्रीज इन नेट एसेट्स। ये वाला 2,000 ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के नेट एसेट्स में इंक्रीज आया किस वजह से? अपार्ट फ्रॉम द ओनर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि ओनर की कंट्रीब्यूशन के अलावा जो इंक्रीज आएगा बिजनेस के एसेट्स में, वो इनकम है। वो कैसे आएगा? जब बिजनेस ट्रेड करेगा, जब बिजनेस सेल परचेज करेगा, तो उस वजह से अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसके एसेट्स में इंक्रीज आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इनकम। जैसे यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि आपने जनाब एक फॉर एग्जाम्पल हम ज्यूम करें कि हमने एक 5,000 वाली चीज 2,000 रुपये में बेच दी, तो हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया, हमारे एसेट्स बढ़ गए।
अब ये एसेट्स कैसे बढ़े? ओनर ने दिए? कहते नहीं। कहीं से लोन पकड़ा है, उधार पकड़ा है? कहते नहीं। तो कैसे आए? वो ट्रेडिंग की वजह से, हमने प्रॉफिट कमाया, हमने प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो प्रॉफिट की वजह से, इनकम की वजह से एसेट्स में इंक्रीज आया। सो व्हाट इज एन इनकम? सो हम कहते हैं इनकम इज एन इंक्रीज इन नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द ओनर्स कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज इनकम। तो हम कहते हैं जी ये इनकम है। ठीक हो गया? अब आप देखें होता क्या है। अब वंस अगेन जस्ट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग है। आपने बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट अ बिजनेस, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए। इसका मतलब ये है, अब जस्ट देखते जाएं, लुक एट हियर, ओनर ने बिजनेस को पैसे पकड़ाए 20,000। ठीक हो गया जनाब? 20,000 बिजनेस के पास आ गया। 10,000 रुपए का लोन पकड़ लिया बैंक से। ये 10,000 रुपए इधर से इधर आ गया। वंस अगेन सो इसका मतलब है दो सोर्स हो गए। इस वक्त आपके पास 20,000 एक और 10,000 एक, यानी कि 30,000। 20,000 इस टनल में से आया और 10,000 लाइबिलिटी की टनल में से इधर आ गया। अब आप क्या करेंगे? नाउ यू यूज दीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू जनरेट फर्दर रिसोर्सेज। यही बिजनेस है ना। ये जो आपके पास 30,000 के रिसोर्सेज आ गए हैं, क्या करेंगे? पड़े रहेंगे ऐसे? नहीं, यू विल यूज इट, यू विल बाय समथिंग। आप कुछ खरीदेंगे, ऐसे ही है, फिर उसको बेचेंगे, उसको खरीदने बेचने में खर्चे होंगे, कंजम्पशन होगी, एक्सपेंस बनेंगे। ठीक? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये हमारे पास 30,000 रुपया था, हमने 5,000 की शर्ट्स खरीदी, रेडीमेड शर्ट्स, और वो आगे 7,000 रुपये में बेच दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिचुएशन ये बनी कि 30,000 का आपके पास कैश था, 5,000 की आपने जब शर्ट्स ली तो आपके पास बाकी बच गया कैश 25, लेकिन साथ ही 5,000 रुपये की गुड्स आ गई, ऐसे चीज़ें आ गई, शर्ट्स। अब आपने जनाब ये शर्ट्स 7,000 रुपये में बेच दी। अब क्या हुआ? आपका कैश जो है वो 7,000 से बढ़ गया और ये बन गया 32,000, और इधर ये 5,000 से कम हो गई, सारी बिक गई, ये बच गया 0। अब हम जब ये करते हैं 5 × 7 32, तो हमारे पास है यहाँ पे टोटल 20 ओनर से, 10 कैपिटल से। तो ये 2 कहाँ से आ गया भाई? ये 2,000 का कैश कहाँ से आ गया? तो हमने कहा जी हमने चूंकि ट्रेडिंग की तो 2,000 की कैश का जो सोर्स है, जो टनल है, वो इनकम। So that's it. This is what is happening here. So there is a 3 source of an economic resource. याद रहेगी बात कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी बिजनेस के पास होते हैं, अगर मैं उनको ट्रैक करूं कि ये आए कहाँ से, तो वो यहाँ तो ओनर से आए हैं, या थर्ड पार्टी से जिसे लोन लिया आपने, लाइबिलिटी है, या बिजनेस ने खुद से कमाए हैं, जिसको हम इनकम कहते हैं। ठीक? और ये इकोनॉमिक रिसोर्स जब आप कंज्यूम करते हैं, व्हेन यू कंज्यूम इट, तो ये क्या बन जाते हैं? ये एक्सपेंस बन रहे होते हैं। याद रहेगी बात? व्हेन यू आर कंज्यूम इट, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक्सपेंस बन रहे होते हैं। और लेकिन जब ये कंज्यूम हो रहे होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, ये क्या कर रहे होते हैं? व्हाट आर दे डूइंग? दे आर क्रिएटिंग मोर इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक? सही हो गया? जैसे आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, अगर आप उसको 20,000 सैलरी देते हैं, तो वो यकीनन आपके लिए 40,000 का काम करता होगा, यानी कि आप उससे 20,000 कमा रहे होंगे। 20,000 के कैश कंज्यूम हुआ सैलरी के बाद में, 40,000 का इनफ्लो आ गया, उसका काम बेच के तो बिजनेस ने 20,000 कमा लिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज, व्हाट यू आर डूइंग, द फर्दर रिसोर्सेज आर जनरेटिंग। ठीक? तो फर्दर रिसोर्सेज जब जनरेट हो रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज इनकम। ओके? सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज, दे आर हेल्पिंग यू टू अर्न द इनकम। दैट्स इट। दिस इज द सर्कल दैट you can follow. Use your imagination. So when you are consuming the resources, तो जब हम कहते हैं ना कंजम्पशन, तो उसका मतलब वो बेनिफिट आपको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वो बेनिफिट जो है, जो बेनिफिट वो आपको दे रहा है, इट हेल्प्स यू टू अर्न
the income, and when you earn an income, it will increase your net asset, and the circle goes on. This is what is happening in the business. तो अकाउंटेंट साहब जो हैं वो ये देखते हैं कि जनाब जिन 5 चीजों का मैंने हिसाब रखना है ना अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग मीन हिसाब रखना, तो किसका हिसाब रखना है? तो हमें कहा ट्रांजैक्शंस का रखना है। तो ट्रांजैक्शंस का रखेंगे, तो ट्रांजैक्शन जब हम करेंगे तो उनके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वो कुछ आउटकम्स आएंगे उसके, वो क्या है, किस तरह उनको क्लासिफाई करना है, उनके नाम क्या क्या रखना है। तो हमने कहा जी पूरी अकाउंटिंग के अंदर जो मेन खानदान है वो 5 हैं। आगे अब इन सब के सब फैमिलीज निकलेंगी, वो अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन टॉप पे 5 ही खानदान। नंबर 1 इज एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 is capital, number 4 liability, number 5 is incomes. ठीक? So the very first is assets, number 2 expense, number 3 capital, number 4 liability, number 5 is income. इन पांचों को मिलाएं अगर हम, तो हम इन्हें कहते हैं elements of financial statements. Elements of financial statements. ठीक हो गया? स्टेटमेंट आपको पता है, अगर मैं आपको आम से लफ्ज़ में बयान देना, स्टेटमेंट, जब आप कहते हैं ना कोई फलां बंदे की क्या स्टेटमेंट है कि उसने क्या लिख के दिए, तो बिजनेस जब अपने मंथ एंड पे, साल के एंड पे हिसाब करता है और बताता है कि जनाब कितनी जनाब सेल हुई, कितने खर्चे हुए, कितने मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, कितने मैंने लोगों के देने हैं, कितने ओनर ने मुझको दिए हुए हैं, कैपिटल की मद में कितने मैंने कमाए, इन सब चीज़ों का जब वो हिसाब देता है तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, दे आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नंबर 1, इसके अंदर 5 डॉक्यूमेंट हैं। 5 डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ये प्रेजेंटेशन स्टेज है डेफिनेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या जी? पहली स्टेटमेंट है बिजनेस की कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की क्या सूरत हाल है। इसके अंदर हम बताते हैं कि बिजनेस के पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिस्ट डाउन कर लेते हैं और बताते हैं कि ये कहाँ से आए, कितने ओनर ने दिए और कितने थर्ड पार्टीज के। ठीक हो गया जनाब? इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो पहला डॉक्यूमेंट। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट जो है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दूसरी स्टेटमेंट में आप ये बताते हैं कि बिजनेस ने एक टाइम पीरियड के अंदर प्रॉफिट अर्न किया है या कि लॉस किया है, यानी कि फर्दर इकोनॉमिक रिसोर्सेज बनाए हैं या पहले वाले भी ज़ाया कर दिए। ठीक है, 2 ही बातें हो सकती है ना। जैसे अभी मैंने आपको कहा 5,000 की चीज़ 7,000 में बेच दी तो उसने प्रॉफिट बनाया। अगर यही होता 5 वाली चीज़ 4,000 में बेची होती तो लॉस हो जाता। इसका मतलब रिसोर्सेज ख़राब कर दिया आपने। तो सेकंड में आप दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एंड देयर इज अ थर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये जनाब आप बताते हैं कि बिजनेस में एक खास टाइम पीरियड के अंदर कितना कैश बिजनेस में इन हुआ और कितना कैश बिजनेस में से आउट हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल देने को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देन द फोर्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन equity,
इक्विटी कैपिटल को ही कहते हैं, कैपिटल का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें क्या बताते हैं, इसमें आप बताते हैं कि ओनर के पूरे साल के दौरान या पूरे किसी भी टाइम पीरियड, महीने 2 महीने, जितनी देर की भी आप बात कर रहे हैं, जितनी देर की आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ओनर के कैपिटल में, इक्विटी में कितना चेंज आया, क्या क्या चेंज आया। सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये फोर्थ है। एंड देयर इज अ फिफ्थ वन, इट इज कॉल्ड नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट, ये जनाब फिफ्थ एलिमेंट जो है, ये जो आपके पहले 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर किसी चीज़ की अगर फर्दर डिटेल आपने देनी हो, जैसे आप कहें जी फॉर एग्जांपल हमारे पास एसेट्स इतने हैं, तो एसेट्स में क्या क्या है, कितनी चीज़ें हैं, जैसे हम कहें जनाब कि आपके पास आपने लिखा जनाब हमारे पास स्टॉक्स इतने, तो यहाँ पर आपने सिंपल एक टोटल फिगर बता दी स्टॉक की। तो अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक लाहौर में कितना है, कराची में कितना है, फलाना जगह पे कितना है, तो यू कैन गिव अ डिटेल इन नोट्स टू द अकाउंट। इन 5 डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर जब हम एक नाम देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन 5 को अगर हम कहें तो हम इन्हें कहते हैं ये क्या है, कहते हैं ये है कंपोनेंट्स ऑफ, दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्या है, वो 5 है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, and notes to the account. So these 5 documents is collectively called as components of financial statement. इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम किस चीज के बारे में बताते हैं, हम 5 चीजों के बारे में बताते हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल एंड लायबिलिटी। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यानी कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसको बनाना, इसको क्या कहते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। अगर आपको याद हो तो हमने कहा जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो हमने कहा जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है इट्स रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। सो द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम सीखेंगे नेचुरली कैसे बनानी है, इट इज कमिंग टू यू, यार नेचुरली ठीक। तो प्रेजेंटेशन ऑफ जो फाइनेंशियल डाटा है वो एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो जब हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। इससे पीछे हम आएंगे समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग में, तो 1 बाय 1 के इस प्रेजेंटेशन के लिए हमें फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर समराइज करना पड़ता है, फिर हम इस प्रेजेंटेशन पे आते हैं, ठीक। लेकिन टू स्टार्ट विद आज के इस लेक्चर में आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो नई पता चली, ठीक। तो कोई मसला हो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम इसको अगर एक दफ़ा रैप अप करें, तो इफ़ यू वांट टू रैप अप, तो हमने कहा जब आज की इस लेक्चर के अंदर हमने जो बात की वो ये है कि जनाब फॉर अ गिवन इकोनॉमिक रिसोर्स देयर इज़ ऑलवेज अ सोर्स, और सोर्स 3 तरह के हैं, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम, ठीक। और एसेट्स की डेफिनेशन, एक्सपेंस, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास लिख लें इसको, किताब में आपको इस तरह नहीं मिलेगा इसलिए, और बुक आपको पता है, मैंने आपको कहा अभी आपने नहीं पढ़नी है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना इतना ही ज़हन में रखना है। सो राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी, उसको बार बार देखें, पढ़ें, ज़्यादा बार बार आप वीडियो तो नहीं देख सकते, तो उस कॉपी को आप पढ़ें, देखें, नोट्स बनाएं, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, आप भी अपने इर्द गिर्द चीज़ों के साथ इसको रिलेट करें इस पूरी चीज़ को अपने इर्द गिर्द के, आपके इर्द गिर्द बिजनेसेस में क्या हो रहा है, ठीक। सो इकोनॉमिक रिसोर्स देयर इज ऑलवेज अ सोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स कंज्यूम हो जाए तो ये एक्सपेंस। फिर हमने बात की कि यार ये जो 5 चीज़ें हैं, ये जो 5 खानदान हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? इन 5 डॉक्यूमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं और इन पांचों को हम कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. दिस इज व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, statement of cash flow, statement of changes in equity, and notes to the account. And these 5 collectively called as components of financial statement. और financial statement बनाना जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? So we called it presentation. This is the presentation of financial data. ठीक? So you must familiarize yourself with. जब आप कल का लेक्चर सुने तो आपके मुंह पर ये नाम एटलीस्ट चढ़ जाने चाहिए. कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर. लायबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट गिवन टू द बिजनेस बाय द थर्ड पार्टी, जो कि बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि बिजनेस ने वापस करनी है. इनकम क्या है? ये वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस ने अर्न करके दिए. ये उन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है. कैपिटल किन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है? रिसोर्सेज तो हमारे पास इधर पड़े हैं, तो इधर क्या है? इधर हम ये हिसाब रख रहे हैं कि जनाब जो इधर रिसोर्सेज हैं उसमें से इतने ओनर ने दिए, इतने थर्ड पार्टी यानी कि लायबिलिटी से आए और इतने हमने कमाए. सो यहाँ पर आपको सोर्स बताया जा रहा है. ये आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, एक ही चीज़ है लेकिन उसका सोर्स बताया जा रहा है. सो 5 फैमिलीज हैं. आपने ये एक रिलेशनशिप याद रखना है. रिमेंबर द रिलेशनशिप. सो द 5 एलिमेंट्स. ओके, तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर. काफ़ी है, इतना काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, तो आप इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, लिखें अपनी कॉपी पे, बार बार देखें इसको. फ्रिक्शन ख़त्म करनी है नामों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ. इसी तरह ये कॉन्सेप्ट लेना है जैसे मैं आपको बता. ठीक, तो बार बार इसको रिपीट करना है आपने जहन में. अगले लेक्चर सुनने से पहले आपने इसको 5-6 दफ़ा अपने जहन में चीज़ों को रिपीट करना है ताकि आपके जहन में ये बात बैठे. ये नहीं करना कि लेक्चर सुनना है और साथ ही 5 मिनट बाद दूसरा लेक्चर लगा देना. डोंट डू दिस. ठीक, गिव योर सेल्फ अ गैप. अगला लेक्चर सुनने से पहले आपने इस लेक्चर के जितनी बातें हैं उसको रिपीट करना है. आपने कम से कम 12 से 13 घंटे का गैप देना है अपने आप को अगला लेक्चर सुनने से पहले. ओके, सो डोंट डू दैट कि ऐसे 3-4 लेक्चर इकट्ठे सुनने बैठ जाएं आप, तो ये बड़ा ही गलत हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा काम. सो लिसन इट बिट बाय बिट. आहिस्ता आहिस्ता इसको डाइजेस्ट करें, चीज़ों के साथ अपने आप को फैमिलराइज करें और फिर आगे को निकलें. और अभी आपने बुक नहीं पढ़नी है. डोंट रीड द बुक, अभी नहीं पढ़नी है आपने. ठीक, जितनी चीज़ें में आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आज का चौथा लेक्चर है तो यू शुड और यू कैन डू दैट कि लेक्चर नंबर 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 दोबारा देख लें. सी इट अगेन, दोबारा से 4 लेक्चर दोबारा देखें. ये आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 5वां लेक्चर सुनने से पहले आपने इन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, इसको डाइजेस्ट करना है, रिपीट करना है बार बार ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बैठें. क्योंकि जब हम नई चीज़ सीख रहे होते हैं फर्स्ट टाइम तो चीज़ें आपको समझ भी आ जाती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं, थोड़ी देर बाद वो जहन में से निकल जाती हैं. सो व्हाट आई वांट कि आप इसको सुने और इसको रिपीट करें ताकि आपका जो कॉन्शियस है उसको ये पता चले कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो उसको आपकी परमानेंट मेमोरी में लेके जाए, इन चीज़ों को, इस कॉन्सेप्ट्स को, इस अंडरस्टैंडिंग को. मतलब कैजुअल एटीट्यूड के साथ आपने ये नहीं करना. आई नीड योर स्पेशल अटेंशन ऑफ योर कॉन्शियस. आपका कॉन्शियस जो है उसको इतने गौर से बार उसको लगेगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो इनकी फाइल्स बना के इसको आपकी परमानेंट मेमोरी में लेके जाए. चीज़ों को जल्दी जल्दी नहीं करना है शुरू में. जितनी जल्दी आप करेंगे आपका कॉन्शियस उसको इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करेगा. वो कहेगा यार ये बड़ी आम सी बात है, इसलिए वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं करेगा. सो आप इसको आराम से, पेशेंस के साथ और इम्पोर्टेंस दें इसको, तभी ये आपके जहन में बैठेगा. तो अगर अभी तक यहाँ तक आपको कोई सवाल हो, कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो आई विल ट्राई टू आंसर यू एज क्विकली एज पॉसिबल. ठीक, ताकि 5वां लेक्चर जब आप इस पर सुने तो आपके जहन में कोई चीज़ 4th लेक्चर तक कोई इबहाम, कोई वसवसा, कोई अजीब सा ख्याल नहीं होना चाहिए. सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जितनी एटलीस्ट हमने पढ़ी. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे. थैंक यू जनाब. अल्लाह हाफिज़.